अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे साथ कुछ ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए जिसने मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट और खुशी हुई और एट द एंड उसने मुझे फिर दुखी कर दिया। दरअसल मैं जहाँ जॉब करता हूँ, ऑन द वे फ्रॉम होम टू जॉब प्लेस एक सिग्नल पॉइंट आता है। वहाँ पे जनरली बेगर्स होते हैं, भीख मांगने वाले। और आज जब मैं उस सिग्नल पॉइंट में था तब मेरे पास एक बेगर आई। एक लड़की थी, शायद 20 ईयर्स के आसपास होगी, और उसके गोद में एक बच्चा था। बच्चा को उम्र करीब 6 से 8 महीना होगा और वो बच्चा सो रहा था और इस तरीके से सो रहा था कि बिल्कुल अनकॉन्शियस फॉर्म में। मुझे काफी दुख हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये जो लड़की है ये फिजिकली बिल्कुल फिट है, वो कहीं पे जॉब कर सकती है, काम कर सकती है। अगर क्वालिफिकेशन स्किल नहीं भी है तब भी यहाँ पे बहुत सारे डोमेस्टिक हेल्पर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लड़की ने ये डिसाइड किया कि मुझे रेदर की मैं कुछ रेप्यूटेड या रिस्पेक्टेबल काम करूँ, मैं भीख मांगूंगी। ये उसका डिसीजन है, वो कर रही है, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि उस बच्चे का इसमें कोई गलती नहीं है कि वो उस लेडी की गोद में पड़े रहे और धूप में स्किन उसका बर्न आउट हो गया और उस परेशानी को झेले। वो अलग बात है कि बच्चा उस टाइम पे सो रहा था। इत्तेफाक से आज उस लाइट पॉइंट को मुझे 3 बार क्रॉस करना पड़ा, मतलब मुझे अपने वर्क प्लेस में जाना आना अप डाउन करना पड़ा किसी रिक्वायरमेंट की वजह से। तो तीनों बार मैंने ये चीज नोटिस किया कि वो बच्चा उस औरत की गोद में है और वो बच्चा सो रहा है। और वो मंजर ना देखने लायक नहीं था, क्योंकि ऐसे मैं तो नहीं सो सकता। हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं सोते कि 6 घंटे लगातार सो रहे हैं, वो भी धूप में, ट्रैफिक में, और सो भी इस तरीके से रहे कि मुंह बिल्कुल खुला हुआ है और आंखें बंद है, मुंह खुला है, बिल्कुल ना बेहोश। मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उस लेडी से, उस लड़की से मैंने पूछा कि ये बच्चा जिंदा भी है। थोड़ी देर मैंने उससे बात की कि भाई आप कुछ काम क्यों नहीं करते, अब हमारे यहाँ पे काम कर ले। लेकिन उसके बाद से ऐसा लगा कि वो इन सब चीजों से कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और रेदर जब मैं थोड़ा सा ज्यादा काउंटर क्वेश्चन करने लगा तो वो एग्रेसिव होने लग गई। मुझे इसमें थोड़ा सा ना डाउट होने लगा, क्योंकि उस लड़की के अंदर मुझे ममता तो नजर नहीं आ रही थी। कोई भी इंसान अपने बच्चे के, किसी भी बच्चे को ऐसा पनिश नहीं करेगी, लेकिन वो कर रही थी इनफैक्ट। और वो उस बच्चे को गोद में लेके इसलिए भीख मांग रही थी क्योंकि इससे उसको सिंपैथी मिलता है। लोगों को लगता है कि ओहो इतना छोटा बच्चा है तो इसे कुछ फीड कर देना चाहिए। तो फिर मैं जब घर आया, मैं काफी इमोशनल था उस बच्चे के लिए। मैं ये सोच रहा था कि इस बच्चे की कोई तरबियत का तो कोई स्कोप ही नहीं है। आज ये बच्चा इतना छोटा है फिर भी अपनी माँ की गोद में वो भीख मांगने का पार्टिसिपेंट हो रहा है। ही इज ऑलवेज ऑन जॉब। थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये माँ उस बच्चे को वो भी कटोरा पकड़ा देगी भीख मांगने के लिए। उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो ऐसी तरबियत करेगी जिसके बारे में हम सोचते हैं। तो मैं इसी इमोशंस के साथ अपनी वाइफ के साथ, अपने फैमिली के साथ मैं बात कर रहा था कि बच्चे के तो दुनियावी एतबार से कोई सक्सेस होने का बहुत लो पॉसिबिलिटी, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा तो। अदरवाइज हाई चांस है कि उसका दुनियावी एतबार में कोई सक्सेस नहीं होगा। जनरली सोसाइटी में जो क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटीज होती है वो भी इसी कैटेगरी के लोग होते हैं जो बेसिकली गरीब होते हैं, जो इनके पास कोई जॉब नहीं होता है। जॉब क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं होता है। तो ये जो चेन आती है वो यहीं से शुरू होती है कि इनिशियली वो कोई क्वालिफिकेशन गेन नहीं करते, कोई स्किल गेन नहीं करते हैं, फॉलोड बाय उन्हें कोई जॉब नहीं मिलता, वो कोई बिजनेस नहीं कर पाते हैं, फॉलोड बाय वो गरीब होते हैं, और फॉलोड बाय वो किसी ना किसी एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर वो एंटी सोशल एक्टिविटी में ये बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर इसका आखिरत भी खराब हो गया। यानी अगर ये चोरी करता है या कुछ करता है तो इसकी आखिरत भी गया। तो ये बच्चे का तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो पैदा हो गया है एक ऐसी माँ के घर पे जो उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। इस बच्चे का ना दुनिया है और ना ही इस बच्चे का आखिरत है। तो जब मैं ये बात डिस्कस कर रहा था कि कितने फॉर्चुनेट है हमारे बच्चे, और उस बच्चे में और हमारे बच्चे में सिर्फ इतना ही डिफरेंस, हमारा बच्चा इस घर में पैदा हुआ जहाँ पे उनको एजुकेशन का, कंफर्ट का, हर चीज का, हेल्थ का, केयर का, डाइट का इतना ख्याल रखा जा रहा है, और बस उस बच्चे की इतनी ही गलती है कि वो उस माँ के घर पे पैदा हो गया। अच्छा, इसमें ना मुझे हैरानी इस बात का हो रहा था कि हमारे बच्चे ऑल्दो दे आर सो हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह, 6 घंटे लगातार तो शांत बैठते ही नहीं है। ये तो उछल कूद और हल्ला गुल्ला और रोना धोना कुछ ना कुछ तो इवेंट करते रहते हैं। वो बच्चा लगातार 6 घंटे कैसे सो रहा है? तो मेरी वाइफ ने बताया कि हाँ, उन्होंने भी ऐसा इवेंट सुना है। इस तरह के जो सिचुएशंस होते हैं जनरली ये बच्चे उनके खुद के नहीं होते हैं, ये चोरी के या कोई और मतलब कोई किसी और सोर्स से वो बच्चे को लेके आते हैं, हायर करके रेंट में भी लेके आते हैं और चोरी के भी लाते हैं। और उसके बाद बच्चा ना रोए इसके लिए उनको कोई नशा करा दिया जाता है। मेरी आंखों में वो बच्चा था, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि ये सच है। मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद यही हो रहा है उस बच्चे के साथ, क्योंकि इतने धूप में, इतने ट्रैफिक में, इतने हो हल्ला में कोई बच्चा स्टेबल रह ही नहीं सकता है। तो मुझे लगा कुछ तो मुझे करना चाहिए। तो इन फर्स्ट स्टेज वाइफ के साथ जब मैंने डिस्कस किया, शी ऑल्सो मोटिवेटेड मी कि आई शुड डू समथिंग। ऐसे अगर हम भी अगर देख के अगर छोड़ देंगे तो फिर क्या एडवांटेज है हमारा एजुकेटेड होने का और क्या एडवांटेज है हमारे मुसलमान होने का। तो मैंने कंप्यूटर खोला, गूगल में सर्च किया कि हमारे पास इंडिया में इसका कोई रेस्क्यू
रेस्क्यू या हेल्पलाइन ऐसा कुछ तो होगा। मुझे पता चला चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का। ऑल्दो हर जगह हमने ये पढ़ा था कि डायल 1098 इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी पर्टेन्स टू चिल्ड्रन, लेकिन ये कभी भी ना हमारे दिमाग में घुसती नहीं है ये बात। कभी ऐसा लगता नहीं कि शायद ये हमारे भी कोई रिक्वायरमेंट आ सकती है क्या। बहरहाल तो मुझे 1098 मिला और विदाउट एनी डिले मैंने 1098 में कॉल लगाया। कॉल लगाते ही कॉल रिसीव हुआ और उनको मैंने सारा इवेंट बताया। रिसीव करने वालों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने पूछा सारे डिटेल, लोकेशन। अच्छा, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एस्टोनिंग और एक्साइटमेंट वाला पार्ट था। मैं बहुत खुश हो रहा था कि सच में ऐसा कोई हेल्पलाइन होता है और रेस्क्यू के लिए कोई आएगा। मैं भी अपने घर से वापस उस सिग्नल पॉइंट में गया और मैं नोटिस करने लगा कि ऐसा ना हो कि रेस्क्यू के लिए वो लोग आए और आने के बाद ये लेडी और ये बच्चा ना मिले, तो आई शुड स्पाई ऑन हर। मैं जब गया तो देखा कि उस लेडी के गोद में बच्चा नहीं था। तो मैं गया उस लेडी के पास। उसको तो नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी कॉल कर चुका हूँ। मैंने उससे पूछा कि आपका बच्चा कहाँ है, तो उसने इशारा किया एक दूसरी लेडी की तरफ। उसकी गोद में वो बच्चा था और ये लेडी खुद उस टाइम पे छाया में बैठ के पानी पी रही थी। यानी कि बच्चा है ना, वो ऑलवेज ऑन ड्यूटी है। ये जो लेडी है वो थक गई तो वो छाया में आके बैठ गई। उसने सेम बच्चा एक और लेडी को हैंड ओवर कर दिया और वो उसको गोद में लेके वो भीख मांग रही थी, दूसरी वाली लेडी। थोड़ी ही देर में हमारे सिटी के पुलिस आ गए। विद इन नो टाइम रेस्क्यू वाले भी आ गए। ये टोटल मेरा इनिशियल कॉल और रेस्क्यू के पहुंचने में हाफ एन आवर का डिले होगा। ये पूरा ड्यूरेशन हाफ एन आवर का। हाफ एन आवर में वहाँ पे एक पुलिस की भी वैन थी और 1098 वाले यानी कि चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन वाले लोग भी थे। उनके 3 लोग वो लोग आए हुए थे। उन्होंने उस लड़की से बात किया। अब जो चीजें, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी, मैं लड़की से ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था तो वो मेरे ऊपर एग्रेसिव हो रही थी। लेकिन ये जो चाइल्ड केयर वाले आए थे, चाइल्ड लाइन हेल्प डेस्क वाले, इनमें एक लेडी भी थी। इन्होंने उनसे पूछने लगे, उनका नाम पूछा तो बताया उसका नाम रेशमा है और आधार कार्ड पूछा। उसने अपना आधार कार्ड दिखाया। उससे पूछा कि बच्चा कौन है, उसने बोला मेरा अपना बच्चा है। उससे पूछा बच्चे का नाम, तो उसने बच्चे का नाम बताया जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। फिर उसने पूछा बच्चे के पापा का नाम बताओ, तो उसने बताया अब्दुल जब्बार। तो रेशमा और अब्दुल जब्बार के बेटा जो 7 महीने का बच्चा अपने माँ बाप के लिए पैसे कमा के दे रहा है। और अंदर से मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि ये जो फैमिली है जो दोनों मिलकर एक बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं, एक्चुअली एक मुस्लिम फैमिली है और इनको रेस्क्यू करने के लिए जो लोग आए हैं दे आर नॉट मुस्लिम और यहाँ पे जुल्म करने वाले मुसलमान हैं। अच्छा, लेकिन वो टाइम इमोशंस का नहीं था। तो फिर ये कन्वर्सेशन होने लगा। जब बात आगे बढ़ी, चाइल्ड केयर वालों ने पूछा उससे कि बच्चे का आधार कार्ड दिखाओ, बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, बच्चा तुम्हारा ये प्रूफ करो। उसके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि वो साबित करे कि बच्चा उसका था। लेकिन हमारे पास भी कोई प्रूफ नहीं था कि ये साबित करे कि ये बच्चा उसका नहीं है। और बच्चे का कंडीशन बहुत ज्यादा ही टेरेबल था। बच्चे को पानी वानी देके होश में लाया गया। बच्चे का सर रेशियो के हिसाब से बहुत बड़ा, दोनों हाथ पैर बहुत पतले पतले, धूप में सनबर्न होके स्किन का हालत खराब, आंखें तो बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि बिल्कुल अंदर घुस गई है। अगर इसी तरीके से इस माँ ने इस बच्चे का इस्तेमाल करते रही तो मुझे नहीं लगता है कि और 6 महीना ये बच्चा सर्वाइव करेगा, जो बच्चे का कंडीशन है। लेकिन चाइल्ड लाइन वालों ने बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच उसमें दिखाया। उस लेडी को बोला अगर तुम पाल नहीं सकते हो तो ये हमें दे दो और तुम क्यों इसका केयर नहीं कर रहे हो, उसका मेडिकल कंडीशन देखो और ये वो। इन सब चीज करने के बाद इस कंक्लूजन में पहुंचे कि इस बच्चे का मेडिकल किया जाएगा, बच्चे का हेल्थ का भी ख्याल रखा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये कंफर्म किया जाएगा कि ये बच्चा चोरी का है या इसका खुद का है और अल्टीमेटली बच्चे को एक अच्छा एंड कराया जाएगा, क्योंकि चाइल्ड केयर वालों का लाइजनिंग रहता है डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ और दूसरे एजेंसीज के साथ। तो मुझे बहुत ही ज्यादा सेल्फ कंटेंटमेंट फील हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे का साथ कुछ तो बेटर अब होगा, एक सही ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आया। और मेरे अंदर से ना ये दुआएं निकली इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये लोग वॉलंटियर थे या ये लोग पेड सर्विस कर रहे थे उस टाइम तक। फिर मैं आया वापस और फिर मैंने गूगल करना शुरू किया कि 1098 एक्चुअली है क्या, कौन लोग हैं ये जो आए थे, इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसा हुआ और कैसे ये वजूद में है और किस तरीके से हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या इनकी हम हेल्प कर सकते हैं। तो गूगल ने फिर मुझे बताया इस वेबसाइट के बारे में www.childlineindia.org। इस वेबसाइट में गया तो मुझे पता चला इस ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत एक लेडी जिनका नाम है जीरो बिलमोरिया, जो मुंबई की रहने वाली है, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था सिर्फ अपने लेवल पे, अपने बेसिस पे। और ये स्टोरी मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, इतना अच्छा लगा और उसके बाद मुझे ये महसूस होने लगा कि ये नाम जो जीरो बिलमोरिया के जगह फातिमा या खदीजा क्यों नहीं है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आज नेशन वाइड एक्टिव है, जिसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से एक इंडिविजुअल एफर्ट से ही शुरू हुआ था। ये स्टोरी है 1996 का। जून 1996 में उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था और एस्टेब्लिशमेंट उनका इस तरीके से था कि उनका जो घर का लैंडलाइन नंबर था उसी को उन्होंने अपना चाइल्ड केयर लैंडलाइन नंबर बना के रखा हुआ था। वो मुंबई के रेलवे स्टेशन में जाती थी, बच्चों से मिलती थी, बच्चों को कहती थी कि आपको किसी को अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे कॉल कर सकते हो और अपना नंबर उनके साथ शेयर करती थी। और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया और धीरे धीरे बच्चों का खूब रिस्पॉन्स आने लगा। फिर उनको और जब वॉलंटियर्स की जरूरत हुई तो इन्हीं बच्चों में से उन्होंने और वॉलंटियर को इकट्ठा किया और फिर इतने कॉल्स उनके पास आने लगे कि उनका एक नंबर सफिशिएंट नहीं था। उन्होंने उसके बाद गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हमें एक टोल फ्री नंबर दिया जाए। लेकिन कोई भी चीज इतना आसान तो नहीं होता। 3
3 साल के मुसलसल मेहनत के बाद और 2 धरना के बाद फाइनली 1999 में उनको ये 1098 नंबर मिला, जिस नंबर को याद करना इस तरीके से आसान है कि ये 10 9 8 है। 10 is 10, then 9, then 8। बहरहाल ये इनिशिएटिव एक लेडी का था और उनके लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और इसके साथ ही साथ मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। ऐसा कोई इनिशिएशन लेने वाला मुसलमान नहीं है। आज अगर कोई मुसलमान एजुकेटेड होता है, मालदार होता है, तो वो दीन से दूर हो जाता है, और अगर वो दीनदार होता है तो वो दीन में ही इंक्लूडेड रहता है। उसके कंसेप्ट यहीं तक महदूद रहता है कि मुझे डोनेट करना है तो मस्जिद में करना है। कोई डायनेमिक पर्सनैलिटी वाला भी हुआ तो फिर वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का ही सोचता है। क्यों नहीं हम नेशन के बारे में सोचते हैं? ये कंट्री तो हमारा भी है ना, इस कंट्री के जितने लोग हैं वो सब हमारे कंट्रीमेट है ना। फिर क्यों नहीं हम ऐसा कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हम ये फख्र से कह सकते हैं कि नेशन के इस एडवांटेज में हमारा भी ये पार्टिसिपेशन है। कोई अगर हमें हमारे रिलीजन के ऊपर कुछ उल्टी पुल्टी बात कहता है तो हम बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो जाते हैं। एक बार अपने गिरेबान में भी झांक के देखने की जरूरत है कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है। इतिहास में फख्र करते करते बहुत जमाना हो गया है, अब छोड़िए इतिहास में फख्र करना। आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का क्या पार्टिसिपेशन था, और हाँ मुसलमान साइंटिस्ट भी थे, और हाँ 1000 साल पहले मुसलमानों ने ही अलजेब्रा को स्टार्ट किया था। इन चीजों पे फख्र करना काफी हो गया। अब जरूरत है कि आज के डेट में 2023 में 2024 में हम कुछ ऐसा करें जो सोसाइटी को बेनिफिट दे, जो उम्मत को बेनिफिट दे, जो इंसानियत को बेनिफिट दे, और फिर हम ये फख्र से कहें यस वी आर पार्टिसिपेंट इन डेवलपिंग दिस कंट्री, इन डेवलपिंग दिस नेशन। ऐसा क्यों नहीं होता है कि नेचर से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड कोई एक इशू को कोई मुसलमान पिकअप करे और कोई सोल्यूशन लेके आए और उसके ऊपर कोई कैंपेन चलाए। सेव रिवर करके एक कैंपेन चलता है सदगुरु का। नाउ ही इज ए हिंदू स्कॉलर और वो नेचर के लिए इतने ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। क्यों ना हम ऐसा कुछ एफर्ट लगाए जो किसी जानवर के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, बच्चों के लिए हो, बूढ़े के लिए हो, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे पोल्यूशन से रिलेटेड हो। कुछ तो ऐसा काम हम भी करें जो कि हमारे एजुकेटेड होने को प्रूफ करे, जो कि हमें मुसलमान होने को प्रूफ करे, जो हमें इस बात को प्रूफ करे कि हम भी कंट्रीमेट है और इस कंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए ये भी हमारा पार्टिसिपेशन है। क्यों नहीं साइंटिफिक अप्रोच हमारा भी रहता है। अगर हम भी साइंस में अगर कुछ अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं तो क्यों ना हम साइंस अपलिफ्टमेंट के साथ साथ इस्लाम को भी पकड़ के रखें। इन दोनों चीज को बैलेंस करता हुआ एग्जाम्पल क्यों नहीं नजर आता है? बहुत हो गया है इतिहास पे फख्र करना, अब वक्त है काम करने का। प्लीज दीन की खिदमत के लिए, उम्मत की खिदमत के लिए, इस नेशन की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने बच्चों को तैयार कीजिए। ऐसा एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट बनाइए। इस माइंडसेट के ही चेंज होने की देरी है। अदरवाइज 1098 को तैयार करने में सिर्फ उनको 3 साल की मेहनत लगी। आज बिली मोरिया मैम का एज 58 ईयर्स है। उन्होंने अपनी जिंदगी का 3 साल लगाया है और उन्होंने ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर दिया है जो ता कयामत रहने वाली है। तो 60 साल की जिंदगी में 3 साल कुछ भी नहीं है। हम भी अपनी जिंदगी का अगर 2-3 साल किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होगा तो इंशाअल्लाह ता कयामत वो चीज रहेगा और हमारे लिए तो ये आखिरत का भी सवाब है। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसका वन ऑफ द प्राइम रीजन यही है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए ये उनका वेबसाइट है चाइल्डलाइन 1098। यहाँ पे ज्वाइन अस का बटन है। यहाँ जब आप कैरियर को क्लिक करते हैं, क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स को शेयर करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अपना CV वगैरह देखें। ऑब्वियसली ये एक सैलरीड जॉब है और ठीक है इतना ज्यादा हाई सैलरी नहीं होगा, लेकिन हमारे नौजवान लड़के लड़कियां जो लोग बस चौराहे में बैठ के मोबाइल के साथ ही अपना वक्त को जाया कर रहे हैं, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के उनको महीने का अगर 5000 भी मिल रहा है तो एटलीस्ट वो आखिरत तो बना रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कांटेक्ट करोगे, आपके और कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, आप और लोगों को जानेंगे, आपको पता चलेगा दुनिया क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं तो बहुत ज्यादा आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे नौजवान एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, खास तौर पे इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको तो मैंने पर्सनली चेक किया है और मुझे ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और सही लग रहा है। यहाँ पे ज्वाइन अस में दूसरा ऑप्शन है एज ए वॉलंटियर ज्वाइन करने का। मुझे लगता है कि हमारे सारे ईमान वाले बच्चे जैसे ही 12th से पास आउट होते हैं उनको एज ए वॉलंटियर यहाँ पे फिल अप कर देना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे पार्ट टाइम का ऑप्शन है, आप पार्ट टाइम में ही आप जॉब कीजिए। आपके पास जो भी स्किल है उस स्किल का इस्तेमाल कीजिए। आपको बात करना आता है, आपको कंप्यूटर आता है, आपको जो भी आता है वो कीजिए, लेकिन कुछ सालों का इस तरह का वॉलंटियरशिप का एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। आज हमारे बच्चे कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में कौन सा ऐसी पढ़ाई होती है कि 24 घंटा आप इन्वॉल्व रहते हैं। आप अपने वीकेंड्स दे सकते हैं, आप अपने शाम का 1 घंटा दे सकते हैं, और जब आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो उसके बीच में भी जो एक टाइम स्पेंड मिलता है आपको लगाना चाहिए इसमें। इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को जरूर इसमें एज ए वॉलंटियर पार्टिसिपेट कराऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों के घर पे या आपके रिलेटिव में अगर कोई नौजवान है जो थोड़ा भी अपना वक्त दे सकते हैं तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्टिसिपेशन जरूरी है। आप इसमें एज ए कैरियर लीजिए, एज ए वॉलंटियर लीजिए, या कम से कम इसको आप डोनेट कीजिए। और 1098 इतना अच्छा सर्विस है, इसको यूटिलाइज कीजिए। हमारे
सिटी में ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, जो मैंने देखा कि विद इन हाफ एन आवर रेस्क्यू टीम पहुंच गई। इनका वेबसाइट हमें बताता है कि इनके ब्रांचेस 573 डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये भी अपडेटेड है अक्टूबर 2022 और अभी अगस्त 2023 हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये काउंट और बढ़ गया होगा। और ये 7 मिलियन कॉल्स लेते हैं एनुअली। 138 चाइल्ड हेल्प डेस्क है सिर्फ रेलवे स्टेशन में। तो हम एज ए एजुकेटेड पीपल, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इस नंबर का हमें यूटिलाइज करना चाहिए। जब भी हमें कहीं पे बच्चों के साथ कोई शोषण होता हुआ अगर नजर आए तो उसमें हमें 1098 हमें बस कॉल करना है। और इसको हमें अपने आखिरत के हिसाब से देखना चाहिए। एक बच्चा, उसका कोई रिलीजन नहीं है। जब वो बच्चा है तो सिर्फ वो बच्चा है। जब इंसान बालिग हो जाता है, अपने डिसीजन से वो कोई रिलीजन को एक्वायर करता है, उसके बाद उसके अमालनामा खुलते हैं और फिर वो जिम्मेदार होता है अपने किसी भी काम के लिए। लेकिन वो बच्चा जो पैदा हुआ है और बालिग होने से बीच का, अगर उसका किसी रीजन से डेथ हो जाता है तो उन सब जन्नती है और वो सब मोमिन है। तो हमें उन सारे बच्चों को दीन समझ के हमें रेस्क्यू करना चाहिए। यहाँ पे इनका वेबसाइट बताता है कि वो कौन कौन से चाइल्ड इश्यूज हैं जिनको वो डील करते हैं, बल्कि उन्होंने कवर कर दिया कि क्या क्या चाइल्ड इश्यूज होते हैं। जैसे कि चाइल्ड लेबर, अगर आप देख रहे हो कि छोटे बच्चे से कोई काम करवा रहा है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके 25 साल के सर्विस हो चुके हैं और इनकी इतने सारे कनेक्शंस बन चुके हैं, ये बच्चे को कुछ ना कुछ एक बेटर पोजीशन में ही लेके जाएंगे। वो लोग इतना जब अपना टाइम एनर्जी लगा रहे हैं, गवर्नमेंट जब इतना अप्रोच कर रही है, एज ए सिंसियर सिटीजन, एज ए गुड मुस्लिम, हमें जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इस तरह का अगर हमें हमारे सामने कुछ होता हुआ नजर आ रहा है तो हमें जरूर 1098 कॉल करना चाहिए, जो कि टोल फ्री नंबर है। और मेरा ये भी एक्सपीरियंस है कि उन लोगों ने मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया। हाँ, पुलिस आए, उसने मेरे पर्टिकुलर बस नोट किया, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और बाकी सारे के सारे लुक आफ्टर उनका है, फॉलो अप वो कर रहे हैं, बच्चे का और पेरेंट्स का सब चीज वो फॉलो अप कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इनमें से अगर आपको कोई एक इशू नजर आता है, अगर आपको एब्यूज एंड वायलेंस नजर आता है किसी बच्चे के खिलाफ, हो सकता है कि कोई साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पेरेंट्स और पेरेंट खुद अपने बच्चे के साथ शोषण कर रहे हो, या फिर कोई सेक्सुअल एब्यूज होता हुआ आपको नजर आ रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का आपको अगर डाउट है या कहीं पे आपको होता हुआ नजर आ रहा है, कोई मिसिंग बच्चा है, ऑब्वियसली मिसिंग तो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हो जाता है, लेकिन 1098 से कोई बेटर सर्विस नहीं है। अगर रनअवेज का कोई केस है, चाइल्ड हेल्थ अगर आप देख रहे हो, अगर आपको नजर आ रहा है किसी के साथ, एजुकेशन से रिलेटेड, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने चाइल्ड से रिलेटेड लॉ है उसमें आपको कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट नजर आती है कि यहाँ पे ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो फिर अगेन आप 1098 डायल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सड़क में या कहीं पे होमलेस बच्चा नजर आ रहा है तो प्लीज 1098 को डायल कीजिए, इस सर्विस को इस्तेमाल कीजिए, इस सर्विस को पार्टिसिपेट कीजिए और अपने चारों तरफ में देखिए और भी अगर ऐसा कोई इशू है, कोई तो इशू ऐसा बचा हुआ होगा कि हम मुसलमान भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूँ। आप में से किसी के पास भी अगर कोई इशू है जो सोशल इशू है और आपको लगता है कि हमें एज ए वॉलंटियर इसको सोल्व करना चाहिए, आई एम विथ यू, प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए और इंशाल्लाह हम रिवॉल्यूशन लाएंगे, हम प्रॉब्लम को सोल्व करने वालों में से बनेंगे। सिर्फ न्यूज में और मीडिया में देख के गाली बकने वालों में से नहीं होके एक्चुअली कुछ सोसाइटी को बेटर देने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, करने वाला हमें बनना चाहिए। और इंशाल्लाह अगला जीरो बिली मोरिया कोई मुसलमान होंगे इंशाल्लाह। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जीरो बिली मोरिया, अल्लाह इनको हिदायत दे। जो काम ये कर रही है इससे बेहतर मैं कोई दुआ दे नहीं सकता हूँ कि ये लेडी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत नसीब फरमाए और इनकी आखिरत को सवार दे। इनकी वजह से जो मिलियंस ऑफ बच्चों का लाइफ बच रहा है और शायद क़यामत तक आने तक जितने बच्चों का लाइफ बचेगा, अल्लाह इनको भी हिदायत दे, इनके नस्लों को हिदायत दे और इस तरह के कामों में मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।